वेलकम बैक यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु शरण सर। आज हम लोग एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्क डन निकालने का मेथड क्या है। जितने भी वर्क डन होंगे तो सबको मैं लर्न नहीं कर सकता, मैं एक सिस्टम यूज़ करूँगा जिससे मैं कोई भी वर्क डन निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स में जाते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला था? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने वहाँ पर भी लिखा था वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिर आप फोर्स को चेंज करते हैं एम ए में। जब हमारा फोर्स एम ए में चेंज हो गया तो हमारा ए का वैल्यू निकाल के रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आता था। अगर याद हो तो कोई बात नहीं है तो फिर वर्क डन इन द स्प्रिंग निकालते थे। वहाँ भी हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वहाँ भी फोर्स को आप चेंज करना है तो फोर्स को क्या लिखेंगे स्प्रिंग के लिए के एक्स। तो के एक्स लिखकर फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर हो गया था हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी भी वर्क निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, तो उसके लिए मैं हर बार अलग अलग डेरिवेशन नहीं याद कर सकता। मैं एक सिस्टम को बना रहा हूँ कि जब भी कोई वर्क निकालना हो, कहीं एनर्जी निकालना हो, तो आप वर्क का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, वर्क का फॉर्मूला ही यूज़ कीजिए। अब आ जाइए आप ग्रेविटेशन में। अगर मैं ग्रेविटेशन में वर्क निकालता था, उसमें था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ भी मैं लिखूँगा वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स और वहाँ फोर्स को लिखूँगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चले जाते हैं, 12th क्लास का है, उसके आगे करंट में चले जाएंगे, उसके आगे हम इंडक्टर में चले जाएंगे, इन सब जगह एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा। वहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर होता है जो अभी आपको नहीं पता। तो इन सब में मैं एक ही सिस्टम यूज़ करना चाहता हूँ कि वर्क लिख रहा हूँ वर्क। आज हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन निकालेंगे या एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब में फिर मैं वही सिस्टम लगाना चाहता हूँ फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू एफ टू डी एक्स। मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है कि मैं आइसोथर्मल में जाऊं या फिर एडियाबैटिक में जाऊं, कहीं भी जाऊंगा मैं ऐसा ही लिख कर बनाऊंगा। इससे क्या होता है कि मुझे कोई भी डेरिवेशन याद नहीं करना पड़ रहा है, मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ रहा है कि एनर्जी निकालने के लिए मुझे ये करना चाहिए। अब आप फोर्स को चेंज करेंगे। फोर्स को चेंज कैसे करेंगे? जब हमने बोला था काइनेमेटिक्स में तो वहाँ F इक्वल टू एम ए लिखा था, फिर स्प्रिंग में F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, के एक्स लिखा था, फिर ग्रेविटेशन में F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर लिखा था। अब आ गए हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में। यहाँ क्या होता है, गैस के लिए बात करेंगे हम, तो यहाँ प्रेशर लगेगा, तो फोर्स को प्रेशर के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। नाउ वी नो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स को हम लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया। तो नाउ वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू प्रेशर एरिया इनटू डी एक्स। अब एरिया को अगर एक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। अगर छोटा लेंथ है तो छोटा वॉल्यूम होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा, वॉल्यूम होगा। मतलब एरिया को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पाई आर स्क्वायर है इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और हाइट, तो वॉल्यूम बन गया। तो कभी भी आपको वॉल्यूम लिखना हो तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, हाइट से, कोई भी डिस्टेंस से, तो वो आपका वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट P A दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम dV। यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब चाहे वो अगर आइसोथर्मल में हो या एडियाबैटिक में हो, ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। तो ये हो गया इक्वेशन मेरा फर्स्ट। नाउ पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, आप किस में निकालना चाहते हैं? तो फर्स्ट हम आइसोथर्मल में निकालना चाहते हैं।
तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल होता है PV इक्वल टू K। हमने इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल लिख दिया PV इक्वल टू K। अब इसमें से P का वैल्यू निकालेंगे आप, P इक्वल टू हो जाएगा K बाय V। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, आपको क्या करना होगा, P का वैल्यू यहाँ रखना होगा, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू K dV बाय V। अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा, हो सकता है ये फॉर्मूला किसी को ना आता हो या आता हो, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इंटीग्रेशन होगा आपका dx बाय x, तो आप इसको लिखेंगे log बेस ई x, ये log का फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो पावर होता है n नॉट इक्वल टू -1, कभी -1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऐसा होगा। सेम मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इंटीग्रेशन में dv बाय v, दैट इज कॉल्ड log v। अगर e लिख दिया बेस, अगर ये e नहीं लिखा होगा तो बुक्स में ln भी लिखा होता है, इस ln को चेंज करना होता है मुझे, वो चेंज करने के बाद बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप लॉग टेबल में वैल्यू देख सकते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट वर्क डन इक्वल टू K dV बाय V। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, K इज द कांस्टेंट, dV बाय V, तो ये वर्क डन हो गया, ये K हो गया। अब आप देखेंगे dV बाई D को हमने log E लिखा है, तो यहाँ पर dV बाई V जो है वो log E हो जाएगा, लेकिन लिमिट नहीं लगाया कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, तो मैं लिमिट दे रहा हूँ V1 से V2 तक, तो ये हो गया हमारा log बेस E V, और लिमिट हो गया V1 से V2 तक। जब आप इसको बेस को कन्वर्ट करते हैं E को बेस 10 में, तो आपको लिखना होगा वर्क डन इक्वल टू 2.3026 K log, अब ये बेस 10 हो गया तो मैंने V लिख दिया V1 से V2 तक, अब ये बेस 10 हो गया। अब आप इसको टेबल में देख सकते हैं, तो अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो लिखूंगा वर्क डन इक्वल टू 2.3026। अब K इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, RT, nRT होता था K इक्वल टू, लेकिन हम 1 मोल के लिए पढ़ रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 मोल के लिए, तो K को हमने लिख दिया RT, फिर ये होगा log। अब जब लिमिट लगाते थे तो log V2 माइनस log V1, ये हमारा ऐसा हो गया, क्योंकि log m माइनस log n, पहले ये यहाँ पे होता था इंटीग्रेशन में माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसा log a माइनस log b होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है log a बाय log b, या log m माइनस log n होगा तो वी कैन राइट log m बाय n, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो वर्क डन हो गया 2.3026 RT, ये हो जाएगा log V2 बाय V1, ये हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकल गया। अब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकल गया, फिर मैं चाहता हूँ इसको और चेंज करो, वी नो P1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 बाय P2 इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये जो V2 बाई V1 है, इसको मैं P1 बाई P2 लिख सकता हूँ, देयरफॉर वर्क डन जो हमारा हो जाएगा 2.3026 RT log P1 बाय P2, ये हमारा आंसर हो गया। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल का सिचुएशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम
वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस को निकालने के लिए मैं फिर से सेम पाथ को फॉलो करूँगा। सबसे पहले मैं वही लिखूँगा कि वर्क डन इन एडियाबैटिक में क्या होता है। तो वी कैन राइट dw इक्वल टू एफ डी एक्स। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि जितने भी वर्क डन होंगे सब में मैं यही यूज़ करूँगा, फिर मैं धीरे धीरे उसको मोल्ड कर दूंगा जिस फॉर्म में मुझे चाहिए। तो वर्क डन इक्वल टू प्रेशर एरिया एंड डी एक्स, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर dv। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। एग्जैक्ट देखेंगे आप तो मैंने यही लिखा है। अब फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में वी नो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी गामा इक्वल टू के होता है। सिर्फ इक्वेशन का चेंज आया, प्रोसेस मेरा वही रहेगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पी का वैल्यू निकाला वैसे यहाँ पी का वैल्यू निकालेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाय V गामा एंड वी कैन ऑल्सो राइट माइनस गामा। ये हमारा P का वैल्यू आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं यही P को फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो वर्क डन इक्वल टू P dV है। P को आप लिखेंगे K V माइनस गामा एंड dV। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ना उसके बाद क्या क्या था, ये हमारा हो गया, उसका इंटीग्रेट कर दिया था। फिर आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ आपको ये सब ना स्टेटमेंट डालना है। मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ इसलिए स्टेटमेंट नहीं डालता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dw इक्वल टू के इंटीग्रेशन v माइनस गामा dv। अब एक इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला होता है जो आप जनरली जानते हैं n dx, तो आंसर होगा n x n प्लस 1, n बाय n प्लस 1। वो गलती से मैंने लिख दिया। टू x टू द पावर n dx है तो आपको लिखना होगा x n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल था। इसी में मैंने बोला था n नेवर इक्वल टू माइनस 1। n माइनस 1 नहीं हो सकता। अगर माइनस 1 हो जाएगा तो ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लॉग यूज़ करेंगे, याद रखना आप। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया k। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका भी लिमिट v1 से v2 तक है। तो v माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 v1 से v2 तक। अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ मैंने लगाया n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस, हमारा ये आ गया। अब वर्क डन इक्वल टू k, मैं इसको बाहर कर देता हूँ तो 1 माइनस गामा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1, ऐसा बन गया। फिर मैं इसको ब्रेक करूँगा, एक और स्टेप बढ़ाते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे k 1 माइनस गामा, ये v2 माइनस गामा इंटू v2 माइनस v1 माइनस गामा इंटू v1, मैंने ऐसे लिख दिया। ये ब्रेक हो सकता है, ये 9th 10th 8th में आपने पढ़ा होगा, पावर m और प्लस n हो तो उनको हम अलग कर सकते हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूँ वर्क डन इक्वल टू 1 माइनस गामा, इस k को अंदर डाल दिया, k v2 माइनस गामा इंटू v2 माइनस k v1 माइनस गामा इंटू v1। क्या ऐसा कुछ वैल्यू आपको पता है कि ये क्या होगा? ये अगर पता है तो वेरी गुड, और अगर पता नहीं है तो आप यहीं पे देखेंगे कि v टू द पावर माइनस गामा इज नोन एज प्रेशर P। तो मैंने यहाँ P, तो ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा। तो आप वर्क डन को लिखेंगे 1 माइनस गामा P2
V2 माइनस P1 V1, ये हमारा आ गया वर्क डन। अब PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। n आप 1 लेंगे क्योंकि 1 मोल के लिए पढ़ रहे हैं, तो PV इक्वल टू RT। अगर मान लो ये P2 V2 है तो R T2 और ये R T1, तो वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू 1/1 माइनस गामा R T2 माइनस R T1। अब इसमें से कॉमन आ रहा है R, तो हम R को भी कॉमन ले लेंगे। वर्क डन इक्वल टू R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये हमारा हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम थोड़ा सा इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं, इसके बारे में बोलते हैं कि जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे F.S, F.X, F.S, जो भी आप यूज़ करते हैं। फिर उस चैप्टर में जाएंगे कि कौन सा चैप्टर में मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ। अगर काइनेमेटिक्स में है तो फोर्स को ma लिख देना है, अगर मैं स्प्रिंग में हूँ तो फोर्स को kx यूज़ करना है, ग्रेविटेशन में है तो gmm/r² यूज़ करना है। मैं आ गया थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ प्रेशर लगेगा तो हम फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया में लिख देंगे। फिर इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल लिखेंगे, PV इक्वल टू K, P का वैल्यू निकालेंगे और पुट करके इंटीग्रेट कर दो आंसर। सेम प्रोसेस हम एडियाबैटिक के लिए भी करेंगे और हमारा एडियाबैटिक का भी वर्क डन आ जाएगा। तो ये हमारा आइसोथर्मल एडियाबैटिक हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्लोप इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक भी बता दिया था। एक और फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, dq इक्वल टू mc डेल्टा टी। इसमें आप dq को बोलेंगे हीट एनर्जी, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। एक ये यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंसेस, तो एटलीस्ट मैं 4 या 5 डिफरेंस मुझे आना चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या यूज़ करूँगा मैं, सबसे पहला हम लिखेंगे कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उसमें कांस्टेंट क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है डेल्टा टी इक्वल टू 0, बट इन एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट होता है, इसलिए dq इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो वेरी स्लोली, बहुत स्लो होता है, वेयर एज इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होता है, बम। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस आप लिखेंगे इक्वेशन। जो आइसोथर्मल इक्वेशन है उसका इक्वेशन है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन एडियाबैटिक ऑपरेशन का जो इक्वेशन होगा वो होगा PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 3 डिफरेंस तो यूं ही हो गया जो हम पीछे से पढ़े थे। चौथा डिफरेंस भी मैं वहीं पीछे से करूँगा, स्लोप। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका स्लोप होता है -P/V, वेयरएज जो स्लोप एडियाबैटिक का है वो होता है -गामा P/V। तो ये 4 डिफरेंस आपको पीछे से पता चल गया। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालना चाहते हैं हम दोनों में। तो अगर हम C को लिखेंगे तो हम लिखेंगे dq/m डेल्टा टी। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में हैं तो ये टर्म हो गया 0, तो आइसोथर्मल में C जो है वो हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में है तो ये टर्म हो गया 0, तो C 0 हो जाएगा। और एक लास्ट जो है वो अभी हमने वर्क का फॉर्मूला दिया, ये आइसोथर्मल के लिए या ये वाला आइसोथर्मल के लिए और ये वाला एडियाबैटिक के लिए। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए। तो आपको एटलीस्ट 3 या 4 तो आना चाहिए, हमेशा पेपर में कभी भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल भी इसी पेज पे बनेगा। और एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पहुँचना चाहिए। फिर मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल का कराना शुरू कर दूँगा, वो चाहे बहुत अच्छे होंगे। एक न्यूमेरिकल को समझाने में मुझे कम से कम 20 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन वो एक न्यूमेरिकल से जो नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस बना लेगा और सब अच्छे बनेंगे।
जो IIT की तैयारी कर रहा है वो उससे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन का मेथड से। तो ये मैं आगे से कुछ दिन बाद शुरू कर दूंगा, या हो सकता है न्यू सेशन मार्च से शुरू करूं या पहले शुरू करूं, देखते हैं बच्चे कमेंट क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।